नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर 80 वर्ड प्रति मिनट से लेकर 160 वर्ड प्रति मिनट की डिक्टेशन दी जाती हैं। यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं और आगे निरंतर बढ़ने चाहते हैं अपने फील्ड में, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सभापति महोदय, आज हमारे देश में जो ऊपर से लेकर नीचे तक शिक्षा दी जा रही है, उसमें व्यवस्था ही एक कारण है जिसकी वजह से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। मेरा अपना विचार है कि जो शिक्षा प्रणाली है और जिस रूप में शिक्षा दी जा रही है, वही अनुशासनहीनता का भी कारण है। अपने देश और प्रदेश में हर एक की अपनी अपनी भाषा है और वह बालक जो इस देश में पैदा हुआ है, जो अपनी मातृभाषा की गोद में पला है, उसको यदि अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए तो मेरा विचार है कि शिक्षा का स्तर ठीक हो सकता है। जो सबसे बड़ी भूल और कमी सरकार के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के संबंध में हो रही है, वह यह है कि बालक की मातृभाषा में शिक्षा न देकर उसको उस भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है, जो हमारे देश या प्रदेश की भाषा कभी रही ही नहीं। मेरा अभिप्राय विदेशी भाषा अंग्रेजी से है। मैं यह मानकर चलता हूँ कि जब से यह भाषा इस देश में आई है, चाहे वह किसी कारण से आई हो, इसे आप भी और इस माननीय सदन के सदस्य भी जानते हैं कि उससे बुरे परिणाम ही निकलते हैं। कोई भलाई नहीं हुई है। इस देश को जो हानि हुई है वह किसी से छिपी नहीं है। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जितना फैशन बढ़ रहा है और जितनी वेशभूषा बिगड़ रही है, वह सब अंग्रेजी भाषा के कारण है। जिस समय यहाँ पर अंग्रेजों का राज्य था, प्रायः यह देखने को मिलता था कि वे लोग जो विशेषकर के किसी न किसी तरह से सरकारी पक्ष के ही होते थे, अंग्रेजों से मिलने के लिए जाते समय अंग्रेजी वेशभूषा का ही प्रयोग करते थे। परंतु यह इस प्रदेश और इस देश का दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों का राज्य समाप्त हो जाने के बाद भी लोग उनकी वेशभूषा को पहनते चले जा रहे हैं। इससे जो प्रभाव हमारे देश के फैशन पर पड़ा, उसके लाभ के बजाय हानि ही हुई है और हो भी रही है। मेरा ऐसा विचार है कि अंग्रेजी वेशभूषा से इस देश को बहुत हानि हुई है। भारत का गौरवपूर्ण सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण पर पर्याप्त देने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक और बात बतलाना चाहती हूँ, और वह यह है कि कृषि विभाग को योजना आयोग ने बहुत गलत रास्ते में बिठा दिया है। उन लोगों के पास लड़ने के लिए दम नहीं है और देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चाहिए और उनके लिए जो धनराशि चाहिए, वे उनको पूरी तरह संस्वीकृत नहीं करा पाते हैं। कृषि विभाग तो जमीन की तरह आधार होता है और उसी पर देश के लिए पर्याप्त अन्न पैदा करने का महान भार है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि अधिक अन्न उपजाने के मार्ग में जो भी आवश्यक कदम यह विभाग उठाना चाहे, उसमें किसी तरह की रुकावट न हो। बहुत सी हड़तालें हो सकती हैं, मजदूर काम से बरी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में वे खाने से बरी नहीं हो सकते। अब हम देखते हैं कि मिलों और कारखानों में हड़तालें हो जाती हैं, छुट्टी हो जाती है, तो आम काम के दिनों की अपेक्षा लोग उन दिनों में ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादा दावतें करते हैं। आज यह हमारे लिए यह सर्वाधिक महत्व का विषय है कि हमारा अन्न का उत्पादन उस गति से बढ़े ताकि हम अपनी खपत से अधिक उत्पादन का उसका विस्तार कर सकें। सरकार तथा इस मंत्रालय के लिए यह समस्या एक बड़ा सिरदर्द पैदा कर रही है। यह एक विभाग में बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं और हजारों रुपयों के बड़े बड़े वेतन ले रहे हैं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनका दिमाग कार्यालय की मिसलों और कागजों में लगा रहता है।
इस विभाग का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक कोप के कारण जो समय समय पर हमारी फसलों को नुकसान होता है, इससे भी अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाना इसके जिम्मे है। आज मेरे पास लखनऊ से कुछ लोग आए थे और वे लोग बोल रहे थे कि यहाँ दिल्ली में इस अवसर पर ठंडी हवा चल रही है और आप यहाँ दरवाजे बंद करके बैठे हैं या आराम से लेटे हैं, लेकिन हमारी तो जान खतरे में है। वहाँ ओले गिर रहे हैं और हमारी गेहूं की फसल खतरे में है। अब इस विभाग का काम है कि चूंकि हवा में पानी ज़्यादा होता है, इसलिए फसल के बचाव के लिए उस पर नियंत्रण किया जाए, जिससे फसल की हानि न हो। अध्यक्ष महोदय, जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है, उसको विरोधी पक्ष के लगभग सभी सदस्यों ने एक मत से महसूस किया है कि देश में बेकारी की जो समस्या है, वह एक भयंकर समस्या है और उसके कारण हमारे देश का विकास, चाहे वह सामाजिक हो या आर्थिक हो, सांस्कृतिक, रुका हुआ है और ऐसी स्थिति में हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसी प्रकार से इस परिस्थिति का निर्माण हम पिछले 54 वर्षों से देख रहे हैं। मंत्री महोदय ने यहाँ पर अभी कहा कि राष्ट्रपति इस काम को नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह उनके अधिकार के बाहर है। आप राज्यों में राज्यपाल शासन स्थापित करते हैं जब यह देखते हैं कि किसी राज्य में वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का विकास ठीक नहीं हो रहा है। जब किसी राज्य में गड़बड़ी फैल रही हो, विकास का काम समाप्त हो गया हो और जिम्मेदारी से लोग काम न करते हों, तो वहाँ पर राज्यपाल शासन स्थापित किया जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं। उसी प्रकार से हमारे राष्ट्रपति, और अगर देश में इस तरह की स्थिति वर्षों तक चले तो कोई कारण नहीं है आपात के रूप में राष्ट्रपति इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की उन्नति के लिए जिम्मेदारी अपने हाथ में न ले सकें। हमारे भाइयों ने बहुत से उदाहरण दिए हैं कि राज्यों में संयुक्त सरकारें नहीं चलीं, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक हथकंडे थे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदारी से काम नहीं करती, तो विधान में यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति शासन अपने हाथ में लें। मैं एक उदाहरण देता हूं कि संविधान में आदिवासी हरिजनों के उत्थान के लिए प्रण किया गया था कि 10 वर्ष में उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे, लेकिन यह सरकार उसमें भी असफल रही और एक बार 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। यह दोबारा फिर 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। इसी तरह से उसको बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति आप नहीं कर पाए हैं। इस काम में सरकार बिल्कुल असफल हुई है। पिछली बार सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव भी आया था और वह पास होने वाला था। इसलिए मेरा कहना है कि हमारे देश में यह जो बेकारी की समस्या है, वह एक बहुत ही भयंकर समस्या है। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, इस डिक्टेशन को बोलते वक्त मैंने जैसे एग्जाम में फ्लक्चुएशन होता है, जैसे ये 130 या 40 वर्ड प्रति मिनट की दर से मैंने बोला है, तो इसमें 10 वर्ड प्रति मिनट नीचे से उठाकर मैंने 10 वर्ड प्रति मिनट 150 तक बीच में ले गया था और 150 और 130 के बीच में मैंने बोला है। तो आशा करता हूँ आप सब ने इस फ्लक्चुएशन को एंजॉय किया होगा और कहीं कहीं पे डिक्टेशन आपकी श्योर छोटी होगी, क्योंकि मैंने कहीं पे स्पीड बढ़ाई थी और कहीं पे बिल्कुल लो की थी। और ऐसा एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनर करता है, डिक्टेटर करता है, और इस चीज़ को आपको मैनेज करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोग लिखिएगा। अगर आप एक बार नहीं लिख पाते हैं तो दूसरी बार वीडियो चलाइए और देखिए उसमें जो कठिन कठिन वर्ड हैं उनकी आप प्रैक्टिस करिए को, फिर से इसको लिखिए। इस डिक्टेशन को कम से कम आप 6 से 7 बार लिखें
और उसका ट्रांसक्रिप्शन भी करें। ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद में मिलाएं, देखें कि कितनी गलतियां पहली बार में हुई थी, कितनी गलतियां दूसरी बार में हुई। दोस्तों, सेल्फ इवेल्युएशन बहुत ही महत्वपूर्ण है शॉर्ट हैंड के क्षेत्र में। लिखना तो आसान है, लिख तो सब लेंगे, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद में जो मिलाया जाता है और मिलाने के बाद में कितनी गलतियां निकल रही हैं आपकी, ये बहुत मैटर करता है। दोस्तों, मैंने 4 बार सफलता हासिल की इस क्षेत्र में। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ, और 10 साल से भी अधिक का अनुभव हमारा इस क्षेत्र में रहा है। तो मैं इस बात को बहुत दृढ़ता से कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है कि डिक्टेशन को लिखकर उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद में उसको ट्रांसक्रिप्शन करिए दिए हुए नियत समय में, और फिर उसको चेक करिए, और फिर जो गलती निकलती हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। इससे बढ़ती है एक्यूरेसी। ठीक है, ये नहीं कि 10 डिक्टेशन एक दिन में लिख लो और ट्रांसक्रिप्शन एक भी ना करो, उसका कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप को जज ही नहीं कर पाओगे कि आप कहाँ पर हो। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।